डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल हमने देखे थे उसी के अंदर हमने इससे पहले ही डिस्कस किया था आरएनए एंड डीएनए, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल, ये हम कह चुके हैं। तो आज हमें डिटेल में देखना है डीएनए के बारे में। तो फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल हम देखेंगे वो है डीएनए। तो आज हम डीएनए के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो डीएनए एक्चुअली क्या है? डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसी का मीनिंग हम सबको पता है, इसे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे हम डीएनए कहते हैं। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इसी को सबसे फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में रिपोर्ट किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक मिशर के बाद न्यूक्लिक एसिड का पता हमें चला। देन डीएनए एसिडिक नेचर का है, ये भी हमें पता चला, यानी कि डीएनए का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और एसिडिक नेचर का डीएनए जो है, इसी डीएनए को जब डिटेल में हमने डिस्कस किया था तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो भी डीएनए है वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के बाद डीएनए कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता चला है। तो इतना होने के बाद हम थोड़ा डीएनए की तरफ बढ़ते हैं। तो जो टर्म डीएनए दी थी स्टूडेंट, तो डीएनए टर्म हमें सबसे फर्स्ट जकैरिस इन्होंने दी है। डीएनए की जो टर्म है वो डीएनए टर्म जकैरिस इन्होंने दी थी, जकैरिस। ठीक है, इन्होंने डीएनए की टर्म हमें दी थी। और डीएनए जब टर्म हमें पता चलती है तो जकैरिस इन साइंटिस्ट का हमने नाम लिया था। सुनिए यहाँ पर देखो, फ्रेडरिक मिशर जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताते हैं, एसिडिक नेचर है डीएनए का, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी प्रेजेंट था। और डीएनए को डीएनए टर्म जकैरिस इन्होंने दी है। हमें ज्यादातर डिस्कस करना है स्टूडेंट डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स, यही डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वो वेटसन एंड क्रिक ने दिया है, वेटसन एंड क्रिक। तो हमें जो डिस्कस करना है वो वेटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कस करना है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डीएनए के इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं डीएनए के कुछ अनदर पार्ट की तरफ। अब देखो, डीएनए वेटसन और क्रिक का मॉडल हम देखेंगे। एक्चुअली डीएनए क्या है स्टूडेंट? तो डीएनए पॉलीमर है। अब डीएनए पॉलीमर है, लेकिन डीएनए पॉलीमर्स किसका है? तो वो है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए। ठीक है, अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है तो डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन हम सबको पता है। कंपोजिशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड का क्या है या फिर न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या है। तो आज हम कंपोजिशन डीएनए का देखेंगे। अब डीएनए का कंपोजिशन बहुत सिंपल और आसान है। सबसे फर्स्ट हमने पेंटोज शुगर के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि डीएनए के कंपोजिशन के अंदर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है पेंटोज शुगर का। डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर है, ठीक है, और जो पेंटोज शुगर है वो रिंग फॉर्म में स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है डीएनए के अंदर वो है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, ये भी वहां पर बन गया। अब उसके बाद और एक कंपोजिशन हमें दिखाई देता है नाइट्रोजन बेसिस के बाद, जो हम सबको पता है, उसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी तरह से हमें कंपोजिशन के अंदर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप वहां पर दिखाई देते हैं। अब पेंटोज शुगर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। पेंटोज शुगर के अंदर हम स्ट्रक्चर जो देख रहे थे, तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से हमने पेंटोज शुगर रिंग निकाली थी। इसी रिंग के स्ट्रक्चर को हमने जब कंप्लीट किया तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिला था स्टूडेंट। इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप ये बन गया। अब ये होने के बाद जो अनदर है वो है CH2OH। तो इतना स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी बताया था, CH2OH, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब ये पेंटोस शुगर रिंग का बन गया, लेकिन जब बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो डीएनए के अंदर केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार से दिखता है इन्हीं का। तो केमिकल कंपोजिशन के तौर पर हमें सब बॉन्डिंग बताना है। सब बॉन्डिंग कौन सी बताना है? तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमें नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग बताना है, उसके बाद हम फॉस्फेट ग्रुप की बॉन्डिंग बता सकते हैं, और पेंटोस शुगर रिंग किस तरह से अरेंज हुए वाली ये भी हमें वहां पर बताना बहुत जरूरी है। अब इतना होने के बाद हम अगर केमिकल कंपोजिशन का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से। इस स्ट्रक्चर के तौर पर देखो, ये जो पार्ट है ये पार्ट बन गया पेंटोस शुगर रिंग का, ठीक है। अब इसी पेंटोस शुगर रिंग के पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के बाद इधर के साइड को हमें दिखाई देता है फॉस्फेट ग्रुप। ये केमिकल स्ट्रक्चर वहां पर इस तरह से दिखाई देता है। अब इतना स्ट्रक्चर हमें दिखेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्डिंग जो दी वाली है वो कुछ इस तरह से, बॉन्डिंग के साथ हम इसके डिस्कस करेंगे। तो बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से स्टूडेंट देखो, बॉन्डिंग के अंदर ये जो बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर रिंग के अंदर हुआ। उसके बाद अनदर है फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये फॉस्फेट ग्रुप और फिफ्थ कार्बन के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये केमिकल कंपोजिशन डीएनए का दिखाई देता है, और डीएनए का केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर बनता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमने स्ट्रक्चर के अंदर जो भी देखा था उसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? फर्स्ट नंबर जो कार्बन है पेंटोस शुगर रिंग का, तो इसी पेंटोस शुगर रिंग के फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ हमें दिखता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अनदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अनदर स्ट्रक्चर के अंदर हम बता सकते हैं 5 नंबर का जो कार्बन है तो 5th नंबर के कार्बन के साथ पेंटोस शुगर रिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है स्टूडेंट, तो यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, किसके साथ करता है? तो वो करता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप के साथ उसी की बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे हैं। दोनों पॉइंट देखने के बाद हम बता सकते हैं कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसी डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड की चेन है स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, यानी कि चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, और इसी चेन से फॉर्म होता है पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये केमिकल कंपोजिशन के अंदर हम बता सकते हैं, ठीक है। अब डीएनए का हम केमिकल स्ट्रक्चर वहां पर देखेंगे। उसके बाद हम डीएनए का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर निकालते हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें देखना है तो उसी के लिए हमने सबसे फर्स्ट आपको अभी बताया कि हम डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि डीएनए का जो भी मॉडल है हम जो देखेंगे वो है डबल हेलिक्स मॉडल। तो देखते हैं एक्चुअली डबल हेलिक्स मॉडल किस प्रकार से है। जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक का है। डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल ये किसका दिया वाला स्ट्रक्चर है? तो ये है वॉटसन एंड क्रिक का, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हम उसे कहेंगे। यानी कि डबल हेलिक्स को प्रपोज जो किया था वो किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। यानी जो भी स्ट्रक्चर हमें दिया है वो है वॉटसन एंड क्रिक। तो ये मॉडल हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखते हैं वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के कुछ कैरेक्टर्स के अंदर क्या दिया वाला है। तो इसी के अंदर हमें 2 स्ट्रैंड दिखते हैं, इसी के अंदर 2 स्ट्रैंड है स्टूडेंट। अब दोनों स्ट्रैंड जो है तो ये दोनों स्ट्रैंड को हम डबल हेलिक्स कहेंगे। उसके बाद 2 स्ट्रैंड रहने के बाद और एक बात यहाँ पर हमें पता चलती है, हर एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है।
न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड वन जो दिए वाला है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल रन है स्टूडेंट, एंटी पैरेलल रन होते हैं, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। उसके बाद एंटी पैरेलल रन हो चुके हैं, हेलिक्स बना सकते हैं, और हेलिक्स बनाने की वजह से वहां पर हमें कॉइलिंग नजर आता है, कॉइलिंग डीएनए, ठीक है, ये बनता है। वो होने के बाद हमें पता है कि इन्हीं के अंदर क्रॉसिंग कभी नहीं होती, नेवर क्रॉसिंग ऑफ ईच स्ट्रैंड, ऑफ स्ट्रैंड की क्रॉसिंग वहां पर नहीं है। तो ये बन गया डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट। अब उसके बाद देखो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है हमें, वो दिया है वैटसन एंड क्रिक ने। अब जब वैटसन और क्रिक हमें डबल हेलिक्स मॉडल देते हैं तो हमें पता चलता है वैटसन और क्रिक का मॉडल जो भी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी उसी के डायग्राम हम निकालेंगे और इसी तरह से डीएनए को कंप्लीट करते हैं, देखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल की डायग्राम क्या है। जो फर्स्ट वाला पार्ट निकाल रहे हैं हम स्टूडेंट, तो उसी के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर दो पार्ट निकालेंगे। इस तरह से ये फर्स्ट स्ट्रैंड होगा जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये बनता है हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। अभी यही स्ट्रैंड को दो पार्ट दिए वाले हैं, दोनों भी पार्ट एंटी पैरेलल रन हुए वाले हैं। अब देखो दो पार्ट दिए हैं, दो पार्ट से हमें दो एंड दिखाई देते हैं, इसी को हम 5 प्राइम एंड कहेंगे। ये जो पार्ट है इसे थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये है 5 प्राइम एंड, और इसी साइड को हमें दिखता है 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये दो पार्ट बन गए। अब अनदर जो स्ट्रैंड है उसे ऐड करते हैं। अनदर स्ट्रैंड को ऐड करने के बाद पता चलता है कि दोनों स्ट्रैंड किस प्रकार से है, ये बन गया अनदर स्ट्रैंड। ये दूसरा स्ट्रैंड हमने कंटिन्यू करा है, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर भी लेबल करेंगे, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। इसी तरह से दोनों एंडिंग हमें वहां पर दिखाई देते। अब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को बॉन्डिंग बताने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए हमें नाइट्रोजन बेसिस दिखते हैं। इस तरह से इसे हम प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बेसिस कहेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रैंड बेस नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग दिखती है। ये जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ए की बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट टी के साथ, जी की बॉन्डिंग होती है सी के साथ। जी और सी, इसी के अंदर हमें 3 बॉन्ड दिखाई देते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। तो इसी तरह से बॉन्डिंग दिखाई देती है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। अब देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बाद हमें 2 ग्रूव्स दिखते हैं। जो डिप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक का डिप्रेशन, ये है मेजर ग्रूव्स, मेजर ग्रूव। और छोटा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, देखो जो शैलो है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसे हम क्या कहेंगे, शैलो डिप्रेशन कहेंगे। अब यहाँ बता सकते हैं हम, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक का डिप्रेशन, तो ये है शैलो या फिर माइनर ग्रूव्स, माइनर ग्रूव्स, ठीक है। तो इसी तरह से 2 ग्रूव्स हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ हमें हेलिक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हेलिक्स दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर जो बेस पेयर होते हैं तो वो 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक के हमें एंगस्ट्रॉम में लेंथ दिए वाली है, या फिर डिस्टेंस दिए वाला है, वो है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, हो गया। अब देखो डीएनए जनरली क्लॉकवाइज दिखाई देता है, क्लॉकवाइज, या फिर इसे हम राइट हैंडेड भी कहेंगे। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिक्स था, हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा है। अभी इसी स्ट्रक्चर को लेकर जब डीएनए की बॉन्डिंग फॉर्म होती है, तो डीएनए के बॉन्डिंग के लिए, यानी कि 2 जो स्ट्रैंड एक आपस में जॉइंट है,
मीन्स बॉन्डिंग टू स्ट्रैंड, जो दोनों स्ट्रैंड की बॉन्डिंग है तो वो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के साथ है, पिरिमिडिन्स। ठीक है ये बात, यानी कि हमें पता चलता है A बॉन्ड्स विथ T और G बॉन्ड्स विथ C, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें वहां पर मिलता है। और ये बताया है हमें डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर। उसके बाद जितना प्यूरिन्स रहेगा उतना ही पिरिमिडिन्स रहेगा, पिरिमिडिन्स, यानी कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स। तो इसे हम चारगप्स रूल कहेंगे, चारगप्स रूल। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, चारगप्स रूल। चारगप्स रूल क्या कहते हैं? प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स, यानी कि जितने प्यूरिन्स है उतने पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C, तो ये हमें प्यूरिन्स पिरिमिडिन स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताते हैं चारगप्स। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम भी वहां पर आता है। प्रॉब्लम क्या आने वाला है, अभी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के लिए। थोड़ा चारगप्स रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिंपल सा है स्टूडेंट। A मीन्स सीधा हम बता सकते हैं इन गिवन स्ट्रैंड of DNA, in given strand of DNA, A is equal to 20%, तो वहां पर what will be the C, तो C कितना है ये हमें पूछा है और हम बता सकते हैं। तो प्रॉब्लम के तौर पर देखो स्टूडेंट, चारगप रूल क्या बताता है? A is equal to T है और G इज इक्वल टू C है, तो हमें निकालना है C। अब देखो A कितना दिया है 20%, तो इसके बराबर T है, वो भी 20% बन गया। अगर 20 और 20 कितना परसेंट बनता है प्यूरिन्स, सॉरी 20% और 20% कितना बन गया 40%। अगर 100% में से अगर 40% हम निकालते हैं तो बचता है 60%। अब ये जो 60% है तो इसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 60% को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है 30%। तो 30% यहाँ पर मिल गया G और उसी के बेस पर C भी आल्सो 30%। तो हम इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल चारगप रूल के एप्लीकेबल पे ऐसे सिंपल से प्रॉब्लम हमें आने वाले हैं। तो ये डीएनए के बेसिस पर हम बता सकते हैं। उसके बाद बनता है, देखो जब केमिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड को लेकर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमें 2 बातें याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेस बनाएंगे और स्पेस बनाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बन गई फर्स्ट वाली पेंटोस शुगर रिंग, ये फर्स्ट वाली पेंटोस शुगर रिंग। उसके बाद अनदर भी पेंटोस शुगर रिंग है जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये बन गई अनदर पेंटोस शुगर रिंग, 2 पेंटोस शुगर रिंग हमने यहाँ पर निकाले। अभी यहाँ पर पेंटोस शुगर रिंग अगर 2 है स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर हमें दिखते हैं नाइट्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो बन गए। नाइट्रोजन बनने के बाद देखो 5th नंबर का जो कार्बन है तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच, और यही फॉस्फेट ग्रुप होता है इधर के हाइड्रोक्सिल को अटैच, OH को। तो इस तरह से यहाँ बॉन्डिंग दिखाई देती। इधर भी हमें OH दिखाई देता है और इधर का OH दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। यहाँ पर 5th नंबर को अनदर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये बॉन्डिंग हमें इस तरह से दिखाई देती। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड रिंग का है, इस तरह से एक अनदर पेंटोस रिंग। अभी यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप है N2, ये इसके साथ ज्वाइंट है। नाइट्रोजन ग्रुप है जो अनदर, इसे हम N2 कहेंगे। तो यहाँ पर N2 ज्वाइंट है इसी के साथ। अब देखो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है। उसके बाद इधर के साइड को हमें दिखाई, इधर के साइड को स्ट्रक्चर दिखाई देता है
और इधर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी रिंग हम यहाँ निकालते हैं इस तरह से, ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्डिंग, इधर के साइड पर फिर से हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देता है, इधर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का, ठीक है। ये होने के बाद अब यहाँ पर देखो ये रहेगा तो इधर के साइड को टी रहेगा, अगर यहाँ पर जी रहेगा तो इधर के साइड को सी रहेगा। ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट, H2 बॉन्डिंग हम उसे बताते हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिलता है डीएनए के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने बेस पेयर रूल के बारे में भी डिस्कस किया, उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ डीएनए। और जो टाइप्स ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल और आसान स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ये होने के बाद अनदर स्ट्रक्चर के लिए हमें थोड़ा स्पेस बनाने की, और एक पीडीएफ हम वहां पर लेने वाले हैं, तो उसको लेकर हम स्पेस बनाते हैं और स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमें देखना है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो टाइप्स है वो तो दो टाइप है डिफरेंट, तो उसी के बेसिस पर हम टाइप्स देखते हैं। डीएनए के टाइप्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के टाइप्स देखना है। लेकिन जो डीएनए के टाइप्स हम देखेंगे तो उसी डीएनए के टाइप्स को लेकर जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें डीएनए के दो डिफरेंट टाइप्स दिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप है हम वो एक्सप्लेन करेंगे, और वही एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वाला जो है वो इसी के बेसिस पर हम करने वाले, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। ये अब फंक्शन के बेसिस पर जो टाइप मिलते हैं तो वो दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट वाला जो है उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक डीएनए, और जो अनदर है वो है जेनेटिक डीएनए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालते हैं ट्रॉपिक डीएनए, ये एक बन गया। और ट्रॉपिक के बाद जो दूसरा स्टूडेंट वो है जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए। क्या होता है ट्रॉपिक डीएनए और जेनेटिक डीएनए? देखो, जब ट्रॉपिक डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट वाली जो बात हमें दिए वाली है तो उसी को लेते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक डीएनए के बारे में हमें क्या बताया है? ट्रॉपिक डीएनए के बारे में हमें बताया है कि एक इस प्रकार का डीएनए स्टूडेंट, तो इसी डीएनए के अंदर जो अभी हम डीएनए देख रहे हैं तो इसी प्रकार का एक डीएनए है कि उसी डीएनए के अंदर हमें रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी टोटल एक्टिविटी को सपोर्ट करने की कैपेसिटी दिखती है। यानी कि जो डीएनए ट्रॉपिक है वो डीएनए क्या करता है? ऑल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, ऑल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑल एक्टिविटीज मीन्स द डीएनए इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, बाकी सभी एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम ट्रॉपिक डीएनए कहते हैं। उसके बाद जो अनदर है स्टूडेंट वो है जेनेटिक डीएनए। अब जेनेटिक डीएनए कौन सा है? तो जेनेटिक डीएनए के अंदर हमें पता है जेनेटिक डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है तो उसी के अंदर कैपेसिटी क्या होती है? जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए के अंदर जो कैपेसिटी दी है वो कुछ इस तरह से देखो। जेनेटिक डीएनए it involves in reproduction एक्टिविटी, मीन्स रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये डीएनए के दो टाइप्स हो गए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बता सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पैरामीशियम का एग्जाम्पल देखो कुछ इस तरह से। अब जो भी पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है हम सबको पता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? इस तरह से पैरामीशियम की बॉडी हम निकाल रहे हैं। ये कुछ पैरामीशियम की बॉडी है,
अब इसी बॉडी के अंदर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर गलेट होता है, गलेट के बाद ये स्ट्रक्चर, इसी के अंदर दो टाइप के डीएनए होते हैं। जो फर्स्ट वाला डीएनए इसे हम जेनेटिक डीएनए कहेंगे, जेनेटिक डीएनए, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और जो अनदर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, इसे ट्रॉपिक डीएनए कहेंगे हम, ट्रॉपिक डीएनए। और ये डीएनए क्या करता है, तो ये डीएनए इन्वॉल्व होता है अदर एक्टिविटीज के अंदर एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। अब जो जेनेटिक डीएनए हमें दिया है तो उसे हम, जेनेटिक डीएनए को हम माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। और ये जो ट्रॉपिक है वो बन गया मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ डीएनए हो गए। अब ये डीएनए होने के बाद हमें डीएनए के टाइप हमने बेसिस ऑफ फंक्शन के ऊपर देखा है, तो अभी देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर, जो अनदर टाइप है सेकंड नंबर की। तो टाइप्स ऑफ डीएनए है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हमें 5 डिफरेंट टाइप्स दिखाई देते हैं। देखेंगे अभी एक्चुअली कौन से 5 डिफरेंट टाइप्स है, तो जो नंबर ऑफ बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट, उसे हम ए कहेंगे, अनदर जो वो बी है, थर्ड वन वाला सी है, देन डी, और फाइनली जो है वो 6 टाइप्स ऑफ डीएनए। तो इसी तरह से हमें डीएनए के टाइप्स दिखते हैं। अब यहाँ पर जो बेस पेयर है वो कितने होते हैं, जो फर्स्ट वाला बेस पेयर है, ए के अंदर वो दी वाला 11 बेस पेयर, बी के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, सी के अंदर 9.33, डी के अंदर 8 बेस पेयर दी वाले, और जेड के अंदर 12 बेस पेयर है। यानी कि जेड ए स्पेशल टाइप्स ऑफ दी डीएनए है। उसके बाद इनका रोटेशन जो दिया है वो है क्लॉकवाइज, उसे हम राइट हैंडेड कहेंगे। इधर भी हमें क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंडेड, उसके बाद अनदर जो दिया है वो भी क्लॉकवाइज है, इसे भी राइट हैंडेड कहेंगे, ये भी क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंडेड। और जो झ टाइप है वो एंटी क्लॉकवाइज दिया वाला है, और इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड। तो इसी तरह से ये स्पेशल टाइप्स ऑफ डीएनए है। तो ये बन गए डीएनए के अनदर टाइप, जो हमें 5 टाइप्स यहाँ पर दिए वाले है। उसके अंदर बेस पेयर हम बता सकते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर होने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमें देखना है पैलियोंड्रोम। अब पैलियोंड्रोम क्या होता है, पैलियोंड्रोम हम सबको पता है। जब हम डीएनए के स्ट्रैंड की रीडिंग करेंगे स्टूडेंट, पैलियोंड्रोम वही पॉइंट है आज का, जो बच्चे वाला अभी पॉइंट हमें देखना है। तो पैलियोंड्रोम के अंदर हम बता सकते हैं कि हमें डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस पेयर है, यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर, बेस पेयर्स कहने के पहले हम बेस कहेंगे, यानी कि जो बेसिस है वो नाम हम देंगे। नाइट्रोजन बेसिस आर सेम एज रीडिंग एट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन से हम उसे रीडिंग करेंगे तो वो सेम ही बेस वहां पर बताता है, उसे हम पैलियोंड्रोम कहेंगे। और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये सेम डायरेक्शन हो गई। अब देखो, जैसा हमने अभी एक स्टेटमेंट लिखा है, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर क्या बताते हैं। स्टेटमेंट के बेसिस पर सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, हमारे पास 2 स्ट्रैंड है इस तरह से, ये बन गया पहला स्ट्रैंड और ये बन गया दूसरा स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां से हम शुरुआत करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर से करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ए हमें दिए वाला है, यहाँ पर टी दिए वाला है, यहाँ पर फिर से ए दिए वाला है, और यहाँ पर फिर से टी दिए वाला है। इधर जब हम देखते हैं तो ए यहाँ पर है, टी यहाँ पर है,
तो फिर से ये ए यहाँ पर है, फिर से टी टी यहाँ पर है। अब हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन बेसिस जो हमने यहाँ पर सेंटेंस देखा है, नाइट्रोजन बेसिस आर सेम एज रीडिंग एज सेम डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग किस प्रकार से करेंगे, जो सेम डायरेक्शन से करेंगे। सेम डायरेक्शन के अंदर हम बता सकते हैं रीडिंग हमें जो भी करना है वो कुछ इस तरह से करना है, मीन्स 5 to 3 हम रीड करते जाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा सेम डायरेक्शन से हमें नाइट्रोजन बेसिस भी जो है वो सेम दिखाई देते हैं। AATT, फिर 5 to 3 हम आ गए, उसके बाद 5 to 3 AATT आ गया। तो दोनों तरीके से हमें सेम रीडिंग दिखाई दे रही है, और जब दोनों तरीके से सेम रीडिंग दिखाई देती है तो उसे हम पैलियोंड्रम के नाम से जानते हैं। तो ये सिंपल सा पैलियोंड्रम के बारे में हो गया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही हम काफ़ी करेंगे और आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।